आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप तुम सही कर रहे हो कि लाइफ में। और स्वागत है तुम्हारा आईएससी वर्ड चैनल पर। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन, जिसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप तुमने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं सोच रहा हूँ उसको री अपलोड करने की, क्योंकि पता नहीं उसका नोटिफिकेशन शायद कुछ लोगों के पास नहीं पहुँचा। कोई बात नहीं, हम लोग आज इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आईएससी क्लास 12 के लिए बुक हम लोग यूज़ करेंगे एम एल अग्रवाल, जिसके फोटो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। आज वीडियो क्वालिटी क्या सही आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, आज एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, तुम भी निकाल लो भाई अपनी बुक्स और मैं भी निकाल लेता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हें आज एक कॉन्सेप्ट बताना है, उस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो भाई मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या बताएंगे कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको कुछ लोग नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं, वो इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसको यूज़ करो, क्योंकि अगर तुमने ये यूज़ किया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा और मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि यही वाला मेथड एक्सरसाइज 8.3 में आगे आ ही जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम 8.1 में ही यूज़ कर दो। वहाँ एग्जामिनर ये थोड़ी बोलेगा तुम्हारी एम एल अग्रवाल में 8.3 में दिया था, तुमने इस क्वेश्चन में क्यों लगाया। वहाँ तो क्वेश्चन 20-20 से आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को ढंग से सीख लो, और हम लोग 8.1 एक्सरसाइज में ही इसको लगाते हुए चलेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन ये बोलता है तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमसे बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर, अगर इस इंटीग्रल सिंबल के अंदर कोई फंक्शन एक्स का और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो, देख रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों प्रेजेंट हो। हम ये नहीं कह, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इसका ये नहीं मतलब है कि प्रोडक्ट में, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट में हो। बस इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर फंक्शन हो एक्स का और उसका डेरिवेटिव हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें फंक्शन को टी लेट कर लेना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, फंक्शन को जैसे तुमने टी लेट किया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़, उसको इग्नोर करना। फंक्शन को तुमने टी लेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल रखा है। और जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा फंक्शन जो एक्स में था, ये एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, एफ एक्स को तो मैंने टी मान रखा है, एफ एक्स हो गया टी, और एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। तो फंक्शन ऐसा था लेकिन अब ऐसा दिखने लगा, तो एक्स का फंक्शन टी में बन गया। हमने कहा तो फ़ायदा क्या हुआ, अरे फ़ायदा होगा, क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होता है, मैंने पहले तुम्हें बता रखा है ना, टी की पावर 1+1 अपॉन 1+1 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, और लास्ट में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस टी की वैल्यू दोबारा से जो क्वेश्चन में थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको हम लोग बोलते हैं अपना मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, एटलीस्ट मैं तो ये बोलता हूँ। इसको आई होप तुम समझ गए होगे। कुछ नहीं करना है, वो फंक्शन होगा, उस फंक्शन, इस इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट में हो, दोनों डिवीजन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तुमको क्या कर रहा है, डेरिवेटिव को नहीं छेड़ना है। अभी सुन लो, हम लोग अभी डेरिवेटिव को भी छेड़ देंगे। तुमको डेरिवेटिव को नहीं छेड़ना है, तुमको फंक्शन को टी लेट करना है। फंक्शन को टी लेट करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, उसको डिफरेंशिएट करो। जैसे तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा जो फंक्शन है ये एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन ईजी होगा देन दिस।
ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, तुम इसको नोट करो। मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ। मैंने इसकी फ़ोटो ले ली है। फाइनली हम लोग इसको रफ करते हैं। तो इस पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल करा देता हूँ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखो प्लीज़। क्या क्वेश्चन विजिबल है? लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 4+1। क्या तुम्हें कुछ दिखा? मुझे दिखाई दे गया है। अगर तुम ध्यान से एनालाइज करो तो एक्स की पावर 4 के डिफरेंशिएशन में क्या एक्स की पावर 3 आता है? हमने कहा अच्छा देखते हैं। देखो भाई, अगर हम एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करें तो आंसर आएगा क्या? 4x3। हाँ, तो आंसर तो 4x3 आएगा ना। यहाँ तो सिर्फ x3 है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तुमको कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पर तो 4x3 आता है इसको डिफरेंशिएट करने पर, और यहाँ तो x3 दिया है। तुमको उस कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेनी है। बस इतना देखना है क्या एक्स की पावर 4 के डिफरेंशिएशन में एक्स की पावर 3 आता है। हमने कहा आता तो है। जब आता तो है तो तुम इसको लेट कर लो। ये तो वही बात हो गई ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ये तो यही बात होगी भाई कि देखो फंक्शन प्रेजेंट है, फंक्शन प्रेजेंट है, फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। फंक्शन प्रेजेंट है, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्रेजेंट है। मैंने कहा तो फंक्शन को टी मानना, तो बस मैं वही कर रहा हूँ भाई। फंक्शन है एक्स की पावर 4, इसको मैं टी मान लेता हूँ। इसको मैंने टी माना और उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt। यही आएगा ना? कुछ लोगों को इसमें डाउट आ रहा होगा, अभी मैं क्लियर करता हूँ। 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt। अब भाई एक्स की पावर 4 को तो मैंने टी मान लिया, ये तो +1 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई देखो, यहाँ से मैं एक्स की पावर 3 dx की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर में टी का फंक्शन बनाना है। तो इस 4 को इधर भेजो। ठीक है, अब मेरे लिए को कितना ईजी हो गया। एक्स की पावर 3 dx की वैल्यू क्या आ गई? dt/4। एक्स की पावर 4 की वैल्यू है टी और 1। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इज्जत होती नहीं। ठीक है, अब ध्यान तो देखो, जिन लोगों को इस मेथड में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने भाई बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। अभी हम लोग इसको 3 मेथड से करेंगे, इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे। ठीक है, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, वो 4 भी ले लेते तो मज़ा आ जाता। वो अभी हम लोग मेथड नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो भाई। अभी फंक्शन पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। एक्स की पावर 3 dx क्या हो जाएगा? यही हो गया ना भाई। एक्स की पावर 3 dx हो गया dt/4 अपॉन एक्स की पावर 430+1। यही आएगा बिल्कुल, है ना भाई। ये एक फ्रैक्शन है और नीचे ये जो है इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग यही तो करते हैं। ये ऊपर कोई फ्रैक्शन है, नीचे ऐसे लिखा है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पता होगा। ऐसे कि 2/3/4 लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2/3 × 4, बस वही हमने किया है कि dt/4 डिवाइडेड बाई t+1। तो dt/4 × t+1। अब 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करो नॉर्मल। तो कांस्टेंट क्या है? 4 है, 1/4 है। ध्यान से देखो, है ना? अरे भैया 4 तो ऐसा होता ना, यहाँ पर 4 कांस्टेंट, तो 4 को बाहर निकाल लो ऐसे। यहाँ तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, 1/4 कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो।
ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन, अब तो मुझे तुम्हें एक और चीज़ वैसे तो बता देनी चाहिए, मैं थोड़ा सा मैंने आगे का टॉपिक ले लिया। उसमें टॉपिक होता है भाई, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि तुम्हें ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। 8.1 एक्सरसाइज में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से देखो। अब इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ तुम आकर के अटक जाओगे। तुम एक काम करो, अभी तुम यहाँ तक देखो भाई, क्योंकि इसका फाइनल आंसर तुमने अभी तक ऐसा देखा होगा ना भाई। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता तब तुम समझ जाते, इस टाइप का अगर होता तो तब तुम समझ जाते। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, लॉग टी। ठीक है, अरे यार इंटीग्रेशन ऑफ 1/x नहीं बताया मैंने तुम्हें, मैंने गलती कर दी थी वो अलग बात है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग एक्स। उसी तरह से 1/t क्या होगा, लॉग टी। तो ये तुम कर सकते थे, लेकिन इसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे t+1 है। अब इसके लिए मेरे को तुम्हें एक अलग कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा जो कि 8.1 एक्सरसाइज में नहीं है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं यहीं पे अपना आंसर छोड़ रहा हूँ, इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि मैं जब 8.3 एक्सरसाइज में आऊँ तब मैं तुम्हें ये बताऊँगा। तुमको अभी क्या सीखने की ज़रूरत है, आंसर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मैंने उसको टी माना, ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की हैं, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 देखो, ये मैं इसको रेफ कर दूँ, तो मेथड नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिनोमिनेटर में x⁴ + 1 उस पूरे को टी मान लेते हैं। हमने कहा क्यों भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ेगा। अभी मैं पूरा कंपेयर करके बताता हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। आपने पूरे पूरे को टी क्यों मान लिया, 1 को भी क्यों साथ में ले लिया, अभी बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो। x⁴ + 1 को टी मानते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, x⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4x3, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, होता है ना कि भाई मैंने इसके पहले वाले मेथड में क्या किया था, मेथड नंबर 1 में इसके पहले वाले मेथड में मैंने x⁴ को टी लेट किया था, और जब उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आया 4x³ dx = dt। यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, अगर मैं साथ में x⁴ + 1 को टी लेट कर लूँ फिर डिफ्रेंशिएट करूँ तब भी सेम आ रहा है, देखो। वो इस वजह से क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ अभी तुम सीख लो। वैसे तो 8.3 एक्सरसाइज ही इसके ऊपर बेस्ड है, मैंने तुम्हें पहले से बताया। ठीक है, अगर तुम्हें कभी लगे यार इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है और उसके साथ जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, तुम उस पूरे को ही टी लेट कर लो, क्योंकि जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो ऐसे ही हट जाएगा और तुम्हारा काम लेकिन ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब आगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में किया था वही करना है। ठीक है, इसमें काम ये आसान हो चुका है भाई कि जब मैंने पूरे को टी माना तो ऊपर तो आया dt/4, नीचे आया सिर्फ टी, क्योंकि मैंने x⁴ + 1 को टी माना है। नीचे आया टी, ये आया 1/4t dt, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको। 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। ये आएगा ना आंसर, 1/4 log टी को मैंने मॉड के अंदर रखा है। ठीक है, अब तुम उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हो, तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो। इसका कुछ वाले वैसे तो एक्सरसाइज में थोड़ी थोड़ी
ठीक है, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना भाई कि लॉग में हमारे पास एक बेस होता है, ठीक है, लॉग में ये जो बेस होता है और इसको हम लोग नंबर बोलते हैं, ठीक है, या न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, इसके ऊपर जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाती है। तो अगर अगर तुम उसको उल्टा सोचो कि भैया पावर आगे आई है, मैं इसको वापस न्यूमेरिकल वैल्यू पर चढ़ा देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू m है यहाँ पर, तो ऐसे नहीं बना सकते हो। बस यहाँ पर इसी तरह से लिखा हुआ है कि 1/4 जो है वो लॉग टी के आगे आ रखा है, तो वो जो टी है वो तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और बेस इसका भाई आपने लिखा नहीं, अरे बेस जब कुछ नहीं होता तो एक्सपोनेंशियल हम लोग मानते हैं ई, ठीक है, तो मैं इस 1/4 को इस टी के ऊपर चढ़ा सकता हूँ। और लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बस मैंने ये बताया कि x⁴ को टी लेट करने से अच्छा x⁴ + 1 को टी लेट कर लो, वो भी मेथड सही है, तुम वाला करो, मैं तो वही वाला लगाता हूँ। तुम पूरे को टी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाता है। ठीक है, इसको तुम देख लो भाई रफ। मेथड नंबर 3 भी मैं इसका बता देता हूँ जल्दी से, बहुत लेट हो रहा है वीडियो। अब भाई ध्यान से देखो, मेथड नंबर 3 सबसे सिंपल है वैसे तो। मेथड नंबर 3 ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर है, तुम्हें सबसे पसंद आएगा ये मेथड, क्योंकि तुम्हें पता है कि x⁴ का डिफरेंशिएशन तो भाई 4x³ था ना, हमने कहा हाँ। तुम एक काम करो, दोबारा से वही काम करो, ठीक है। x⁴ + 1 का डिफरेंशिएशन क्या आया, 4x³ dx = dt, लेकिन ऊपर तो x³ dx है। तुम एक काम करो, तुमको ऊपर 4x³ चाहिए ना, तो तुम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर लिया, जिस 4 से डिवाइड किया उसका कोई काम नहीं है, उसको बाहर ले लो, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई किया उसका काम है भाई। देखो 4x³ dx की वैल्यू dt हो जाएगी अभी, तो इसका काम है इस वाले 4, लेकिन इस वाले 4 का कोई काम नहीं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर x⁴ + 1 क्या हो गया टी, और 4x³ dx क्या हो गया dt। ठीक है, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो भाई वही आंसर कितनी जल्दी आ गया। ठीक है, ये मेथड नंबर 3 था, इसको नोट कर लो, और अब हम लोग सीधे अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ML अग्रवाल में है, ठीक है। इसकी फोटो तो मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx, बहुत सिंपल। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का, ठीक है, ये बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx x⁴n+1/n+1। यहाँ पर भाई वही n जो है वो 5 है एक्चुअली, ठीक है, तो तुम वही काम कर दो। ये तुम्हारा आंसर है। हमने कहा था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए, जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए इंटीग्रेशन का सिंबल चलता रहेगा। यहाँ पर भी तो वही हुआ है कि भाई देखो, यहाँ पर अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया है, इसमें मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा कर रखा है। फाइनल आंसर तो तब आएगा जब ये 6 हो जाएगा, ये 6 यहाँ 6 हो गया है, ऐड करके मैंने फाइनल लिख दिया है, मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। तो मैं रफ करता हूँ, आगे चलते हैं, रफ करने की जरूरत नहीं है वैसे। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, जिसकी फोटो तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ।
इधर मैंने अपनी बुक रखी हुई है, इसलिए मेरे को बार बार इधर देखना पड़ रहा है। 1/x³ डी। तो भाई इसको तो भाई सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा नहीं। अरे कोई बात नहीं, इस x की पावर 3 को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं, देखो जैसे मैं x की पावर 3 को न्यूमरेटर में ले गया, इसी टाइप का नहीं बनेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, बस यहाँ n की वैल्यू -3 है। ठीक है, और अब हमें करना आता है, आगे क्या करना है। भाई x की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x²। समझ में आया होगा, आयो उधर आके समझाता हूँ, उधर मेरे फ़ोन का स्पीकर है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, कुछ नहीं किया, x की पावर -3 को मैंने इसके साथ रिलेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। यहाँ पर n की वैल्यू बस -3 है, फिर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, -3 + 1 अपॉन -3 + 1, -3 + 1 होता है -2, नीचे भी होगा -2। ये जो माइनस डिनोमिनेटर में, उसको मैं बाहर ले सकता। अरे भाई माइनस का साइन है यार, हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही रहता है। माइनस का साइन मैंने इधर लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस का साइन मैंने यहाँ लिख लिया। तो -x की पावर -2, नीचे हो गया 2। फिर ये तुम्हें बचपन से फॉर्मूला पता होगा, एक्सपोनेंट्स में ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी x की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर m। ऐसा होता था एक्सपोनेंट्स में, बचपन में तुमने देखा होगा। तो उसी तरह से x की पावर -2 को मैंने क्या लिख लिया, 1/x की पावर 2, और डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो -1/2x² + c हमारा आंसर है। इसमें मैंने गलती कर दी थी, c जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बिल्कुल लास्ट लाइन में ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने फाइनली ऐड किया है। ठीक है, dx को और इंटीग्रेशन के सिंबल को भी सही से लगाना, बस लास्ट लाइन में जब फाइनल आंसर रिपोर्ट करना हो तब हटा देना। इसको ध्यान से नोट कर लो, इसकी मैं फ़ोटो ले लूँ ताकि मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर इसके नोट्स शेयर कर सकूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, 1/√y dy, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये तो पता होगा कि भाई रूट और कुछ नहीं होता है, बस किसी भी चीज़ की पावर 1/2, उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई पूजा का दिन है, बैकग्राउंड में काफ़ी सारे शंखों की आवाज़ आते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई, जैसे ऐसा लिखा होता था, जैसे कहीं पर लिखा है √2। ठीक है, √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, है ना। रूट का मतलब बेसिकली होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। तो यहाँ पर उन्होंने वही लिख रखा है √y, इसका क्या मतलब हुआ, y की पावर 1/2। क्लियर है ना, 1/y की पावर 1/2। अब ध्यान से देखो भाई, नीचे 1/2 है ना, हमने कहा इसका इंटीग्रेशन तो हमें फिर नहीं आता है, हमने कहा बिल्कुल आता है। ध्यान से देखो, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ दोबारा से, इस वाली प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। भाई देखो, हम यहाँ पर हैं, हम उल्टा जा रहे हैं ऐसा। भाई यहाँ से यहाँ आ सकते हो, तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, इस तरह से यहाँ है हम लोग, और हम लोग इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इस पावर को। हाँ, यहाँ पर dx नहीं है, dy है, वरना तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। यही तो मैंने पहले बताया था, और खुद ही गलती कर दी कि जो फंक्शन होता है उसमें, जो अगर x का फंक्शन है तो d के साथ भी x आना चाहिए, अगर फंक्शन y का है तो d के साथ भी y आना चाहिए। फंक्शन तो y का है, d के साथ x कैसे आ सकता है। भाई देखो, अब तुम इससे रिलेट कर लो, बस वहाँ x है यहाँ y है, तो क्या हुआ,
रूल सेम लगेगा। बस इधर n की वैल्यू -1/2 हो गई है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। वन में हाफ चला गया, कितना बचा? हाफ। y/1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। ये है तुम्हारा आंसर, उसको तुम काइंडली नोट करो, मैं इसकी फोटो ले लूंगा। 2√y+c। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 1/√x। ठीक है, √x। आई होप तुम्हें पता हो कि क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई? ऐसे लिखा जाता है क्यूब रूट। ये 3 नहीं है, 3√8 मेरे को लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। ये 3 छोटा सा बना देते हैं रूट के ऊपर। इसको बोलते हैं क्यूब √8, यानी 8 क्यूब रूट। 8 किसका क्यूब रूट है? किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है? हमने कहा 2। अरे इतना डीप में कहा जा रहा हो, क्यूब रूट ऐसा दिखता है, बस ऐसा समझो। अच्छा, जिस तरह से स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, उसी तरह से क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 8√8, अगर लिखा हुआ है √8 का मतलब होता है 8⁻1/2। उसी तरह से अगर क्यूब √8 लिखा हुआ है, तो क्यूब √8 का मतलब होता है 8⁻1/3। उसी का हम लोग यूज यहाँ पर करने वाले हैं कि क्यूब √x लिखा है, यानी x⁻1/3। अब क्या करेंगे भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वाली देखो अभी एक ही आइडेंटिटी चल रही है। मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पर है हम लोग, इधर से इधर आ सकते हैं। देखो बचपन वाली एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अभी तक काम आती है। x⁻1/3 को मैं लिख सकता हूँ x⁻−1/3। फिर तो भाई वो लगा दो, n की वैल्यू यहाँ इससे रिलेट कर लो। इससे n की वैल्यू क्या है? -1/3। ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस उसको देखते हुए लिख रहा हूँ। ठीक है, 2/3 न्यूमरेटर में और यहाँ पे 2/3। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है 3/2 x⁻2/3। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इसको तुम नोट कर लो, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। ठीक, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई फाइनली। तो भाई वो जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी तरफ चलता, सेकंड क्वेश्चन भाई वो ज़्यादा ही ईजी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sin² x इंटू cos² x। भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि cos² x और sin² x जो है हमारे पास, वो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं cos² x को लिख सकता हूँ 1/sin²x। और क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है, सॉरी, cos² x को लिख सकता हूँ 1/sin²x। ये दोनों प्रोडक्ट में है तो sin² x कट गया। ठीक है, और क्या बचा अंदर? क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने नहीं बताया, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। ठीक, अच्छा कोई, मैंने cos² x को लिखा है 1/sin²x, कोई sin² x को 1/cos² x भी लिख सकता है।
आंसर सेम आएगा। मतलब कर देता हूँ, हम लोग अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग अपना डेरिवेशन वाला मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप वीडियो बाई क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है, सही तो आ रही है। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर है, ये तो पता है। सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/cos स्क्वायर है। और हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉज एक्स होता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि भाई किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर वो फंक्शन प्रेजेंट हो, उस फंक्शन के साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो उस फंक्शन को टी मानना। तो उसी हिसाब से भाई साइन एक्स प्रेजेंट है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज स्क्वायर एक्स है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स तो होता है ना, हमने कहा कॉज स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम साइन एक्स को टी मानकर स्टार्ट करें। भाई काम बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि साइन एक्स को टी मानने से कॉज एक्स डी एक्स डी टी आता है। तो ये तो चलो टी हो जाएगा, इसका काम खत्म। लेकिन ये डी एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स था, भाई ये तो टी हो गया। लेकिन ये डी एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू थोड़ी आई, ये तो डी एक्स, ये तो कॉज एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आई है। इसलिए भाई हम लोग फंस गए। इसी वजह से मैंने बोला था कि फंक्शन प्रेजेंट हो, फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो भी बिल्कुल अंधे होकर ये नहीं करना है कि फंक्शन को टी मानना है। हो सकता है कभी कभी डेरिवेटिव को टी मानना पड़े, इंटीग्रेशन ऐसे ही चैप्टर है भाई। ठीक है, कोई एक मेथड आई है, तुम्हें देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये अप्रोच ले सकता हूँ। तो देख रहे हो, मैंने फंक्शन को टी माना और काम मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, डेरिवेटिव को टी मान के देखते हैं। डेरिवेटिव में भी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कांस्टेंट की चिंता मत किया था, तो यहाँ पर 4 है, कॉज एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है ना, यहाँ तो साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स की टेंशन नहीं है। ये वाला मेथड गलत हो गया भाई। अब अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी माना तो फिर गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि ध्यान से देखो, मुझे भी नहीं पता ही गलत हो जाएगा नहीं, हम लोग कर करके देखते हैं। कॉस एक्स का भाई, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अब अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ये गलत मेथड, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल मेथड नहीं, वरना डिटेल में बताता। एक तो आगे आएगा, ये क्या है यार, ये तो हो गया टी, ऊपर हमें साइन एक्स डी एक्स बस चाहिए जो, और यहाँ तो 2 cos एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए ये वाला मेथड भी गलत हो गया। तो मैं साइन एक्स को टी लेट करके देख लिया, कॉस स्क्वायर एक्स को टी लेट करके देख लिया, अब हम लोग कॉस एक्स को टी लेट करके देखते हैं, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस। मुझे पता चला ना ये डी एक्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मेरे को पहले बता देना चाहिए था, शायद मैंने गलती कर दी। जैसे ही मैंने कॉस एक्स को टी लेट किया, तो अगर हम लोग एक्स से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना भाई कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी फंक्शन को टी के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग यही लिखते हैं, जिसकी एक्स की पावर 5 को मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे
यही डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर उसका फाइनली कमांड कर दोगे जो भी आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से cos x को जब मैंने टी माना है तो, और हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos x डिफरेंशिएशन माइनस है, और टी को हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस dx को हम इधर भेज दे रहे हैं बार बार, इस वजह से यहाँ पर लिखा आ रहा है sin x dx विद इक्वल टू dt। ये dx, ये dx को मैं एक स्टेप बचाकर इस dx को इधर भेज रहा हूँ। हर टीचर यही करता है, वो dx को इस वाले स्टेप को नहीं लिखते हैं और dx को साइड में कर देते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैंने तुम्हें बता दिया ये dx कहाँ से आ रहा है, साथ में डिनोमिनेटर में वो dx है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्टेप बचाने के लिए। ठीक है, बोर्ड्स में भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नहीं करता है इनफैक्ट, ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो भाई देखो नीचे कॉज एक्स टी हुआ है, नीचे कॉज एक्स तो हो गया टी, ऊपर मेरे को साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स की नहीं, तो ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर का जुगाड़ हो चुका है, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, और नीचे तो भाई कॉज एक्स को हमने टी माना था, तो कॉज स्क्वायर एक्स क्या होगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम लोग कर दें, तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैं इधर रफ कर रहा हूँ। अब फाइनली ये पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो चुका है, टी में, और सिंप्लीफाई भी हो चुका है, इंटीग्रेशन करने में बहुत ईजी होगा। अब यहाँ पर यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -1। कांस्टेंट जब भी हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है -1 तो -1 को बाहर निकाल। अब कुछ नहीं किया, बस इतनी देर से जो कर रहे थे, सी टी स्क्वायर है, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। एक अब बस तुम इसको इसके साथ रिलेट कर देना कि टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 प्लस, बट एक माइनस से और माइनस एन कैंसिल हो गया, और आंसर क्या है, टी की पावर -1। टी की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन टी, और टी को जो माना था स्टार्टिंग में वापस रख दो कॉज एक्स। ये फाइनल आंसर है हमारा sec x + t। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और उसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। उसका सिंपल मतलब ये है कि अगर फंक्शन है हमारे पास, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन भी प्रेजेंट है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो फंक्शन को टी मानो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें डेरिवेटिव को भी टी मानना पड़ेगा, और डेरिवेटिव में भी देखना पड़ेगा कि cos x को टी लेट करें कि cos स्क्वायर एक्स को टी लेट करें कि sin x को टी लेट करें, बार बार कर करके देखना पड़ेगा भाई इंटीग्रेशन ऐसे ही क्या करे। तुम इसको नोट कर लो, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर एक्स। क्या मैंने इससे मिलता जुलता तुम्हें कभी फॉर्मूला बताया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई वुड डस्टर दो। इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा है कि ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस, ये बताया नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस डी, जहाँ पर ए हमारे पास कोई कांस्टेंट होता था, तो भाई ये वही तो है, ध्यान से देखो, बस ए की वैल्यू क्या हो गई है 5, और कुछ नहीं करना है, बस ए की वैल्यू तुम्हें 5 रखनी है। बस खत्म, 5 की पावर एक्स अपॉन लॉग 5। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं भाई, और का सेकेंड लिखा हुआ है, और ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको पहले ध्यान से देखो।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत रेपिटेटिव भी है। ये शायद से 2025 स्पेसिमेन, 2026 स्पेसिमेन या 2025 बोर्ड्स में आया हुआ है। और एमसीक्यू में उन्होंने पूछा था इंटीग्रेशन ऑफ 7 की पावर x इंटू ई की पावर x। कुछ नहीं करना है। आई होप ये सारी एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी क्लास 8 वाली वो अभी भी काम आ रही है। कि वो बोलते थे कि अगर दो लोग प्रोडक्ट में और पावर है m, सपोज अगर दो नंबर्स हैं ए इंटू बी, सॉरी दो नंबर्स हैं ए और बी और दोनों प्रोडक्ट में है और पावर अगर m है तो पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जा सकते हो तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हो, आप दोनों इक्वल है भाई। इसकी जगह ये लिखो या इसकी जगह ये लिखो। यहाँ पर उन्होंने वही है कि 7 की पावर x इंटू ई की पावर x, दोनों की पावर x है, दोनों की पावर m है, तो मैं a इंटू बी होल m लिख सकता हूँ, a इंटू बी होल की पावर m। उसी तरह से 7 की पावर x इंटू ई की पावर x, 7 इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब ये ई तो 7 तो कांस्टेंट है, ई भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, अगर तुम्हें पता हो, नहीं पता हो तो भी समझ लो। ई हमारे पास होता है ना नेपियर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.77 के करीब होती है। और इन दोनों भाई ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। दो नंबर्स हैं 8 5 ज़ा 40, 6 7 ज़ा 42, इस तरह से ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दो चीज़ों का प्रोडक्ट भी होगा क्या, कांस्टेंट। तो वो 7 इंटू ई लिखा रहेगा, ये अपने आप में एक नया कांस्टेंट बन चुका है। कहाँ जाना था भाई, जहाँ जाए। ठीक है, अब तुम इसको इसके साथ रिलेट कर लो। वहाँ पर कांस्टेंट है ए, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 7 ई, ए की जगह हो गया है 7 ई। अब मैं इसको इसके हिसाब से इंटीग्रेट कर दूंगा जो भी कांस्टेंट है। अपना आंसर तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो वैसे कि लॉग के अंदर लिखा हुआ है 7 ई, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मैंने वहाँ पर बताया था। एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, थोड़ी सी मैं चीज़ें रफ कर देता हूँ भाई। गुड भाई, ब्लैक वाला मार्क कर वापस। लॉग की हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है लॉग m इंटू एन। ठीक है, लॉग के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट में हैं अगर, तो हम लोग उनको प्लस में लिख सकते हैं और एक एक के साथ सेपरेटली इंडिविजुअली लॉग को बांट सकते हैं, डिवाइड कर। जैसे लॉग m इंटू एन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉग m प्लस लॉग n, और उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है लॉग 7 इंटू ई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 7 प्लस लॉग। और लॉग की फिर एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस सेम है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, तो आंसर 1 आता है। यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, और बेस अगर सेम है ए ई कुछ भी हो हमारे पास, 3 3 कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर भी वही है लॉग 7, और यहाँ पर लिखा नहीं है तो बाय कन्वेंशन हम मानते हैं कि बेस में ई होगा। ये पूरे डिफरेंशिएशन में तुमने माना होगा क्योंकि हम लोगों ने सीधे इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया है। एओडी में तुमने माना होगा ई लिखा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अभी कोई लॉग 7 लिखे तो हमें पता होना चाहिए बेस में 10 नहीं है, बेस में ई है, क्योंकि दो तरह के लॉग होते हैं ना हमारे पास। ई है बेस में और यहाँ पर भी बेस में ई है, लॉग ई टू द बेस ई क्या हो गया, 1। मेरा फाइनल आंसर है। तुम चाहो तो ई को हटा सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, कभी भी लॉग लिखा हो इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स में तो बेस में बाय कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट ई लिखा हुआ है। ठीक है, ई लिखा हुआ, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको तुम नोट कर लो भाई, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी वर्ड बड़ा बेकार सा है वैसे तो हम लोग करना तो है। इंटीग्रेशन ऑफ 4/9, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 4x/9x dx।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 की पावर x अपॉन 9 की पावर x dx। तो भाई फिर से जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी लगाते थे 8th क्लास में, वैसे ही डिवीजन में भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते थे। ए अपॉन बी की पावर m, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। यहाँ पर भी भाई उल्टा चलो भाई, यहाँ से उल्टा कहीं लिखा है ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी होल की पावर m। तो बस यहाँ पर वही है 4 की पावर x 9 की पावर x 4/9 की पावर होल x। अब तुम इसको यहाँ से रिलेट कर लो भाई, ये इसको तुम इसके साथ रिलेट करो। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 4/9, भाई दोनों को डिवाइड करोगे बहुत गंदा सा कांस्टेंट आएगा, लेकिन ए की वैल्यू हो गई है। अब मैं उसको उस हिसाब से इंटीग्रेट कर दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x dx होता है ए की पावर x अपॉन लॉग। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 4/9। ठीक है, ये लॉग ए की वैल्यू 4/9, फिर से लॉग 4/9। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है, थोड़ा सा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं धीमे धीमे कुछ कुछ चीज़ें रस कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग m अपॉन n लॉग m माइनस लॉग n। डिवीजन में तुम उसको सब्ट्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो बस वही यहाँ पर है कि भाई डिवीजन में मैं इसको सब्ट्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ। पहले तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ रखो। ठीक, एक प्रॉपर्टी गलती तरफ हो गई, वो भी लिखते रहने देते हैं। डस्टर तो फोटोज की मैंने नहीं लिया हो, तुमने उसको नोट कर लिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने मिनट की वीडियो बन चुकी दोबारा से? 18 मिनट की बन चुकी है। तो रुको एक सेकेंड, तो हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर पॉज करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबी बन चुका है। पहले 28 मिनट, फिर 18 मिनट, तो 8.1 एक्सरसाइज तो नहीं एंड हो पाई। तो पहले ये वाला लेक्चर अपलोड होगा, फिर उसके बाद तुम्हें वाला लेक्चर मिलेगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि लेक्चर फाइनली में लेंदी करने को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम लोग पूरा देखोगे नहीं, यहाँ तक तुम लोग देखो, और 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हम लोग उसके दूसरे पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, IST के लिए डेडिकेटेड ये चैनल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन की बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय, और बता देना कमेंट में अगला क्या चाहिए।